सो ये 2024 का आईसीएसई का मैथ्स का स्पेसिफिक पेपर है। मे बी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको फॉलो करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन हाँ एक एक स्टेप ना एकदम क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को हर एक चीज का एक डिटेल डिस्कशन है। सो ध्यान से देखना। सबसे पहला कि ए दे दिया एक मैट्रिसेस जो दिया है -1, 2 और बी एक मैट्रिसेस दिया है। देखो इसका ऑर्डर हम लोग निकालेंगे। ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। देखो ऑपरेशन ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले रिजेक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे एग्जांपल ले लेते, मान लो अगर ए रहता, ए का ऑर्डर, यहाँ ए का ऑर्डर क्या है हम लोग का? ए का ऑर्डर ऐसे रो है और ऐसे होता है कॉलम। सो एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1 into 2 हुआ। ठीक है, बी का अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो बी का 2 रो हुआ और 2 कॉलम हुआ, तो बी का क्या होगा? 2 into 2। कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। सो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। अब पहला तीसरा आंसर चेक करते हैं। ए बी कब पॉसिबल होगा? देखो मल्टीप्लीकेशन, कोई भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इसका आखिरी वाला टर्म और इसका पहला वाला टर्म, मतलब जिस दो टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आखिरी वाला टर्म और इसका पहला वाला टर्म दोनों सेम होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब b इंटू ए भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो b इंटू ए में देखेंगे, देखो b का जो ऑर्डर है वो है हम लोग का, b का ऑर्डर क्या है? ऐसे 2 रो है और ऐसे 2 कॉलम है, तो b का ऑर्डर है 2 into 2। और a का जब चेक करेंगे तो a का 1 रो है 2 कॉलम है, सो a का हो जाएगा 1 into 2। देखो ये दोनों टर्म हम लोग का सेम नहीं आ रहा है, सो b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, तो ये भी सिलेक्शन में नहीं होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का a इंटू बी। ठीक है, ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोग का x² प्लस kx प्लस 6 और यहां पे दिया है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ द k का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला चीज, इसको अगर हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करेंगे वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो या फिर इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स को करेंगे तो क्या आएगा? x इंटू एक्स, x²। x को फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का -3x, फिर -2x से होगा तो हो जाएगा हम लोग का -2x, फिर -2 -3 हो जाएगा हम लोग का +6। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 ये हो जा रहा है हम लोग का। और क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था हम लोग का x² प्लस kx प्लस 6। अब यहां पे कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करेंगे, देखो x² के बराबर है, यहां पे 6 के बराबर है। सो ये जो पार्ट है हम लोग का, मतलब कि kx, देखो यहां पे ये जो पार्ट हम लोग का है kx, जो बराबर होगा हम लोग का -5x से, तो x से x कटा तो k का वैल्यू क्या आया? -5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हम लोग का -5। ये टिक मार दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। एक रिटेलर है, रिटेलर परचेज एन आइटम। कोई भी एक रिटेलर है, मान लो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, एक रिटेलर है जो परचेज आइटम, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 रुपया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ होलसेलर, ये जो रिटेलर खरीदा है वो खरीदा कहां से है? होलसेलर से। एंड सेल इट टू कस्टमर, रिटेलर बेच दिया है कस्टमर को। ये एरो क्लियर हो रहा ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। अ रिटेलर परचेज एन आइटम, एक रिटेलर आइटम परचेज किया है फॉर इतना, तो ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख दिए। फ्रॉम अ होलसेलर, होलसेलर बेचा रिटेलर को, एंड सेल इट टू कस्टमर, मतलब रिटेलर इन टर्न बेचा है कस्टमर को एट अ प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट भी कमा लिया। प्रॉफिट कमाया है 10%। ठीक है, सो इसका प्रॉफिट का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सो प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा? जैसे इसका प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है हम लोग का? प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू होता है कॉस्ट प्राइस। यही होता फॉर्मूला जो बचपन में पढ़े थे। सो प्रॉफिट परसेंट है 10, तो 10/100 इंटू है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपया, 1500 लिखेंगे, 0 0 कट हुआ, सो ये आ गया 150 रुपया प्रॉफिट कमाया। ये रिटेल हम लोग का रिटेलर जो प्रॉफिट जो कमाया वो रुपया में कितना कमाया? 150 रुपया। ठीक है, खरीदा था 1500 में, प्रॉफिट कमाया है 150। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये जो रिटेलर होगा, रिटेलर का अगर हम एसपी निकालेंगे तो रिटेलर का एसपी क्या होगा? 1500 प्लस हो जाएगा हम लोग का 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1650। सो रिटेलर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1650। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सेल आर इंट्रास्टेट, तो इंट्रास्टेट जब भी ट्रांजेक्शन होता है, देखो यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा, जब इंटर स्टेट होता है ना ट्रांजेक्शन, सो वहां पे हम लोग को स्टेट को भी देना पड़ता है, मतलब SGST भी देना पड़ता है और CGST भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रा स्टेट है ना, सो ये सिंपली ये दो चीज में डिवाइड होगा इंट्रा स्टेट में।
जब इंट्रास्टेट का बात होता है तो एक SGST होगा और एक होगा हम लोग का CGST। सो यहाँ पे बात क्या है, इंट्रास्टेट रेट ऑफ GST, तो यहाँ पे जो GST का परसेंट है, GST का परसेंट कितना दे दिया है, 10%, ठीक है। द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर कितना में खरीदा, जितना में रिटेलर बेचेगा उतनी में कस्टमर खरीदेगा। सो कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो अल्टीमेटली कितना आएगा, 1650, और कस्टमर ही वो इंसान होता है जो पूरा का पूरा अल्टीमेटली टैक्स भरता है। सो कस्टमर इतना रुपया पे टैक्स देगा, तो टैक्स कितना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कस्टमर। सो कस्टमर इस पे देगा टैक्स, सो इस पे अगर टैक्स देगा तो इस पे टैक्स क्या होगा, देखो कस्टमर का टैक्स निकाल रहे हैं। यहां पे पर्टिकुलरली बोला नहीं है कि आप SGST निकालिए या CGST निकालिए, सिंपली बोला है टैक्स। तो टैक्स ले रहा है 10%, सो टैक्स लगेगा 10/100 इंटू 1650। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 165। तो कस्टमर हम लोग का पे करेगा 165, तो इसका आंसर हो जाएगा 165, ठीक है। इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। ये हो गया 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 6x, ठीक है। इसको आगे पढ़ते हैं। एक रूट दे दिया है इक्वेशन का, इक्वेशन हम लोग का दे दिया है x² - 6x + k आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल टू 0 कब होता है, जब रूट होता है रियल और इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब रूट्स जो होता है वो होता है रियल और अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कब होता है, जब रूट्स जो होता है, रूट्स होता है इमेजिनरी, ठीक है। ये 3 कंडीशन होता है, इसको याद रखना। जब d का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल इक्वल। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स होगा रियल और अनइक्वल। d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो हो जाएगा हम लोग का इमेजिनरी। अब d का फॉर्मूला होता है क्या, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का ये सिंपल सा फॉर्मूला हुआ, d का वैल्यू होगा b² - 4ac। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट निकालना, आर रियल बोल दिया और डिस्टिंक्ट मतलब रियल और अनइक्वल, ये कंडीशन बोला है। सो d का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखो a b c निकालते हैं। a का वैल्यू क्या होगा, जो x² के साथ होता वो a होता, तो x² के साथ 1 है, सो a का वैल्यू हो जाएगा 1। जो b का वैल्यू होगा, b का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -6, और जो c का वैल्यू होगा, c का वैल्यू हो जाएगा सिंपली k। तो a b c हम लोग निकाल लिए। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। सो b हो जाएगा हम लोग का -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू ये और c का वैल्यू ये। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होना चाहिए, सो ये क्या होगा हम लोग का ग्रेटर देन 0। कंडीशन डाल दिए, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 36 को उठा के इधर ला रहे, सो -4k ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -36। अब क्योंकि x के साथ कभी भी माइनस आ जाता है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का k, मतलब 4k, साइन चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। तो जो k का वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 36 डिवाइडेड बाय 4। 36/4 क्या आ जाएगा 9। सो ये जो वैल्यू आया, k का जो वैल्यू आया इस तरह साइन होगा, लेस देन क्या आएगा 9। तो यहाँ कंडीशन दिया है, ये है लेस देन 9, तो ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल आंसर, ठीक है। अब फर्दर इस पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो एक एक चीज का डिटेल कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, इसलिए मे भी टाइम लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, एपी का कंडीशन ये होना चाहिए ना, एपी कब हम बोलेंगे, इसका कंडीशन पहले समझो। अगर मान लो कोई टर्म लेते एग्जांपल 2 4 6 8, हम लोग बोल सकते हैं अगला टर्म 10 होगा और उसका अगला टर्म होगा 12, या उसका अगला टर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। ये तब बोल सकते हैं जब दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कि d सेम होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो 2 आ रहा है, माइनस किए 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस किए 2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए सेम, तभी कोई भी एपी जो होगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो d का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। अब d का वैल्यू हम लोग निकालना चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा, पहला आएगा 3, 9 - 4, तो 9 - 4 आ जाएगा हम लोग का 5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ और नंबर आ रहा है, तो ये तो एपी में है ही नहीं। दूसरा इन दोनों को माइनस करते हैं, 2√3 - √3, तो यहां आ जा रहा है हम लोग का 2। 3 में से इन दोनों को माइनस करे 2 आ रहा है, 3 में से 2 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, 4 - 3 कर रहे तो 1 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, ये सेकंड वाला टर्म में, यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में देख लो फिर से। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, सो 1√3 है और 2√3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ रहा है हम लोग का 1, ठीक है।
सो इन दोनों को माइनस करेंगे, वहां पे भी 1 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 1 आ रहा है। सो ये वाला टर्म हम लोग का एपी में आ रहा है। फर्दर हम लोग चेक करेंगे, 6 माइनस 8 जो होगा हम लोग का -2, 4 माइनस 6 जो होगा हम लोग का -2, 2 माइनस 4 ये भी आ रहा है हम लोग का -2, तो ये भी हम लोग का एपी में आ रहा है। सो क्वेश्चन में बोला है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 एपी में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का 2 एंड 3। सो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, द टेबल शो द वैल्यू ऑफ द x एंड y वेयर x इज अ प्रोपोर्शनल टू y। मतलब x और y क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन दोनों का रेशियो। जैसे इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं कोई भी टर्म को, प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट पहले समझो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि मान लो एक रेशियो है a/b, कोई भी एक रेशियो है मान लो a/b, अगर बराबर है c/d का, मतलब दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो a/b इक्वल टू क्या है हम लोग का c/d। इसका मतलब क्या है कि x/y मतलब ये जो 6/m है ये इक्वल होना चाहिए हम लोग का 12/18 का, तभी दो रेशियो हम लोग का सेम है। क्वेश्चन में बोला है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द टेबल शो द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x इज प्रोपोर्शन टू y। x जो प्रोपोर्शन किससे है, y से है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द m एंड n, m और n का वैल्यू निकालना है। तो पहला टर्म क्या होगा, 6/m इक्वल टू 12/18। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 6 इंटू 3/2 इक्वल्स टू आ जाएगा m। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m यहाँ किए, 2 को डिवाइड किए, 2 से कटेगा ये 3, सो m का वैल्यू हम लोग का आ गया है 9। m का वैल्यू 9 देख लो, कहां चेक कर लो, देखो m का वैल्यू यहाँ पे दो ऑप्शन में है, एक b में भी है, c में भी है। सो n को भी चेक करेंगे, सो देखो n निकालेंगे तो n क्या होगा, इसी टर्म से हम लोग चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू दिया है। सो 12/18 इक्वल टू n बाय हो जाएगा हम लोग का 6, 6 से काटेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इसको क्रॉस करेंगे 2 इंटू 6/3, ये हो जाएगा हम लोग का n का वैल्यू। 3 से काटेंगे 2 2 2 जा 4, तो n का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4। तो m का वैल्यू आया 9 और n का वैल्यू आ गया हम लोग का 4, तो m का वैल्यू 9 और n का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 6th वाला आंसर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC PQR प्रोपोर्शनल AD और ये दिया है, इसको थोड़े से देर में सॉल्व करते हैं फिर से रिटर्न आके, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द राइट एंगल ट्राइंगल शेप्ड इन अ पीस ऑफ अ हार्डबोर्ड इज रोटेटेड कंप्लीटली। एक ट्राइंगल को पकड़े हैं और इसको हम लोग रोटेट कर दे रहे हैं। एक ट्राइंगल को पकड़े हैं इस तरह से, ये ट्राइंगल है, पकड़ के हम लोग रोटेट कर दे रहे हैं कंप्लीटली अबाउट इट हाइपोटेन्यूज के अराउंड में इसको रोटेट कर दे रहे हैं। एज शोन इन द फिगर डायग्राम द सॉलिड इज फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ सिंगल कोन डबल कोन। देखो कभी भी चीज, इसको अगर हम लोग इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट में देखेंगे, सो इसको हम लोग अगर जब भी रोटेट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक तो कोन फॉर्म होगा और यहाँ पे एक कोन फॉर्म होगा। क्योंकि फर्दर इसको इमेजिन करो, जैसे ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये एक ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है इस पार्ट को अगर हम रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे एक कोन फॉर्म होगा और यहाँ पे एक कोन फॉर्म होगा। सो द सॉलिड फॉर्म इज ऑलवेज अ सिंगल कोन डबल कोन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड। तो यहाँ पे तो डबल कोन हमेशा फॉर्म होगा अगर इस तरह का हम लोग ट्राइंगल को रोटेट कराएंगे। सो ओनली 2 होगा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का ओनली 2, एकदम शॉर्टकट सा आंसर था। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR एंड AD बाई PC, जो AD है हम लोग का AD बाई PC, AD हम लोग का दे दिया, देखो यहाँ पे AD ये वाला पार्ट दिया है। सो AD का वैल्यू कितना दिया है 3, तो ये दे दिया हम लोग का 3। ठीक है, अब आधे देखते हैं हम लोग, PC दे दिया 8, PS दे दिया है ये वाला पार्ट 8। द वैल्यू ऑफ AB बाई PQ, वैल्यू ऑफ AB मतलब दिस साइड बाई PQ, ये निकालना है। सो यहाँ पे ट्राइंगल का सिमिलरिटी लगेगा और सिमिलरिटी में क्या लगेगा, AB ये वाला जो पार्ट है हम लोग का आ रहा है, AB बाई डायरेक्ट हम ले रहे हैं, AB बाई PQ इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि AB पहले लिए तो AD को भी हम लोग को पहले लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का AD बाई PS। तो AD कितना दिया था 3/8, तो इसका जो आंसर होगा AB बाई, क्योंकि AB पहले बोला ना, सो AB बाई PQ देखेंगे। सो AB पहले है तो AB का वैल्यू क्या है 3 और PQ का वैल्यू है 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:8, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:8, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इवेंट A दे दिया है, सम विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो। एक इवेंट दे दिया है, सन विल राइज
फ्रॉम ईस्ट टुमारो, ये सच है, सन ईस्ट से ही राइज करता है और वेस्ट में ही सेट होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक इवेंट बी दे दिया है जहां पे बोला है इट विल रेन ऑन मंडे। सो मंडे रेन होने का चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चांसेस आ रहा है, ठीक है। इवेंट सी दे दिया है फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में तो 29 डेज होता है, ये तो फिक्स इवेंट है। सो इवेंट ए और इवेंट सी एक फिक्स इवेंट है और ये क्या आ जा रहा है, पॉसिबिलिटी आ रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज अ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1? इक्वल टू 1 तभी होगा जब श्योर इवेंट होता है। श्योर मतलब मेरे को एकदम कंफर्म है, जैसे सन ईस्ट से ही राइज करेगा, मंडे को ही बारिश होगा, इसका तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा दे दिया है तीसरा स्टेटमेंट कि फरवरी मंथ में 29 डेज होगा लीप ईयर में। सो लीप ईयर में तो 29 डेज ही होता है, ये तो फिक्स है। सो दो स्टेटमेंट यहाँ पे तो फिक्स है, तो जो चीज फिक्स होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 1। ऑल इवेंट ए बी सी, सब इवेंट तो नहीं है यहाँ पे, बोथ इवेंट ए एंड बी, ए और सी यहाँ पे कंफर्म है। सो बोथ इवेंट ए एंड सी का क्या होगा हम लोग का पॉसिबिलिटी, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब कि होगा ही, उसका चांसेस है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। सो हम लोग इसको आगे करते हैं और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू वाला। लास्ट नहीं, इसके बाद और है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चलो। 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल बचपन में पढ़े थे हम लोग कि ट्राइंगल में 3 साइड होता है, और ये बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट था कि स्केलेन ट्राइंगल किसको बोलते हैं। स्केलेन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड ए बी सी अलग होता है, ठीक है। 3 vertices of a scalene triangle are always equidistant from a fixed point. तीनों जो स्केलेन ट्राइंगल है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से तीनों बराबर डिस्टेंस पे है। चलो ये वाला मान लेते हैं। द पॉइंट इज अ ऑर्थो सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो बराबर आता है ना, ये तभी होता है, जैसे कि एग्जांपल हम बता रहे हैं, अगर इस साइड का नाम ए दे रहे हैं, ये बी दे रहे हैं और ये सी दे रहे हैं, ये लोकस का क्वेश्चन है। ए बी और सी दिए है। सो ए बी में अगर हम देखेंगे तो ये वाला चीज क्या होगा, ये चीज इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए स्केलेन ट्राइंगल में। ये पार्ट भी क्या होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये भी पार्ट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये साइड तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरा का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर हो नहीं सकता है, सरकम सेंटर हो नहीं सकता है, सेंट्रॉइड हो नहीं सकता है, तो ऑर्थो सेंटर होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, तीनों चीज परपेंडिकुलर मिल रहा है तो वो हो जाएगा उसका ऑर्थो सेंटर। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन अ सर्कल विथ अ रेडियस आर, तो इसको हम लोग डायग्राम एक बना लो। एक सर्कल है, एक रेडियस आर है, तो एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। ये हुआ हम लोग का सर्कल। सर्कल का रेडियस दे दिया है आर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टैंजेंट, टू पैरेलल टैंजेंट इज इक्वल टू, दो पैरेलल टैंजेंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो देखो यही ना होगा, क्योंकि टैंजेंट क्या होता है, 2 पॉइंट से होता है, और क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दोनों पैरेलल है, मतलब ये चीज इससे पैरेलल है, तो पैरेलल इसी केस में होगा। दोनों पैरेलल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेडियस, ये होगा रेडियस, तो ये भी हो जाएगा रेडियस, तो दोनों को मिलाएंगे क्या आएगा 2r, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा सिंपली 2r। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन में 12 बोला है ना, ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ई, एक ऑब्जर्वर है जो पॉइंट ई में खड़ा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जो पॉइंट कहां है, ई में खड़ा है, एन ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ई विच इज एट अ सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ई, एक ऑब्जर्वर है जो ई में खड़ा है, विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से कुछ डिस्टेंस में है। जो लैम्प पोस्ट है वो लैम्प पोस्ट क्या है हम लोग का, ये वाला लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ए बी लैम्प पोस्ट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट, एलिवेशन निकालना है टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट फ्रॉम अ पोजीशन सी एंड डी, यहां से निकालना है। देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में टाइम दिया करो, 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर करो। एक ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ई, एक ऑब्जर्वर है पॉइंट ई में, इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो बताया नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लैम्प पोस्ट फ्रॉम अ पोजीशन सी डी एंड ई, सी डी ई एंड ई से एलिवेशन निकालना जो दे चुका है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सी से अल्फा दिया है, डी से बीटा दिया है और ई से गामा दिया है। एलिवेशन का मतलब नीचे खड़े होके बिल्डिंग के ऊपर में किसी को देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा मेरे आंख सीधा एंगल और ऊपर के बीच में, उस चीज को बोला जाता है एलिवेशन। तो ये सर्टेन एलिवेशन हो गया, एलिवेशन अल्फा बीटा गामा दिया है। इन द गिवन
इट इज गिवन दैट बी सी डी आर अलोंग स्ट्रेट लाइन, बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन में, ये तो हम लोग को दिख भी रहा है फिगर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, tan अल्फा tan बीटा, देखो tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा। अब यहां पे एक चीज समझो, यहां पे जो एंगल है ना, अल्फा बड़ा होगा, बीटा उसके बाद होगा और गामा सबसे कम होगा, मतलब सीक्वेंस वाइज एंगल देखेंगे ना, क्योंकि अगर ये लैंपपोस्ट है, लैंपपोस्ट से जितना हम लोग सामने आएंगे उतना ज्यादा एलिवेशन होगा, तो जो सबसे दूर होगा उसका एलिवेशन सबसे कम होगा, उसके बाद बीटा होगा, उसके बाद अल्फा, मतलब अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा विल बी ग्रेटर देन गामा, ये एक कंडीशन आ जा रहा है। अल्फा सबसे बड़ा होगा, बीटा उसके बाद होगा, गामा उसके बाद होगा, ठीक है। सो यहां पे अगर हम लोग tan अल्फा भी लगा देते हैं ना, tan कंडीशन अगर लगा देते हैं, तो ये फर्दर बाद में पढ़ने वाला है कि tan का वैल्यू क्या होता है ना, बढ़ता है, साइन की तरह ये वाला जो ग्राफ होता है ये बढ़ता है। सो tan अल्फा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा tan बीटा से, तो ये एक कंडीशन आ जा रहा है। tan बीटा इज लेस देन, ये वाला कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देख लो बीटा क्या है, बड़ा है गामा से, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। गामा इज ग्रेटर, गामा तो कभी बड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सबसे छोटा है गामा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। tan अल्फा से बड़ा क्या दिया है, tan बीटा कभी बड़ा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, सो ये होगा आंसर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सो शेयर ऑफ अ कंपनी ए पेइंग अ, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% रुपीज 100 शेयर एट इतना, इसका मतलब ये होता है ना कि पहला पार्ट देखो, रुपीज 100 मतलब ये फेस वैल्यू हुआ, फेस वैल्यू इतना हुआ, और मार्केट में जो दाम मिल रहा मतलब मार्केट वैल्यू वो हुआ 80 रुपीज इतना। अ शेयर, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12%, मतलब ये रिटर्न जो दे रहा है वो दे रहा है 12%। फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू हम लोग का 80 है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी बी, एक कंपनी बी का शेयर है पेइंग 12% रुपीज 100 शेयर एट 100, मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या दे दिया है, 100। शेयर ऑफ अ कंपनी सी पेइंग 12%, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है, फेस वैल्यू जो है 100 और मार्केट में दाम मिल रहा है 120, ठीक है। शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है ना, प्रीमियम तब होता है जब मार्केट का वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या होगा, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, जिस बच्चों को कंफ्यूजन है, मान लो मेरे पास एक कंपनी है, मेरे को पैसा चाहिए और हम मार्केट से पब्लिक पहला वाला पैसा उठाना चालू किए, सो इनिशियल लेवल में जो शेयर्स का हम दाम रखेंगे इनिशियल वैल्यू में, उसका दाम होगा फेस वैल्यू, उस चीज को बोला जाता है फेस वैल्यू, ठीक है। अब कंपनी से हम पैसा, पब्लिक से पैसा उठाए, कंपनी में लगाए, कंपनी बहुत बड़ा हो गया, जब कंपनी बहुत बड़ा हो गया ना, हम भी पैसा कमाए, पब्लिक को भी पैसा बांटे, अब क्या होगा, मेरा भाव बढ़ जाएगा। अब जो फेस वैल्यू, मतलब जो फेस वैल्यू 100 में दे रहे थे, अब वही चीज को दाम बढ़ा के हम 120 कर देंगे। तो मतलब कंपनी जो फेस वैल्यू क्या था 100 था, मार्केट में कितना दाम मिल रहा है 120 में। और एक कंपनी है मान के चलो जो फेस वैल्यू जिसमें 100 था और अचानक से कुछ उसको लॉस हो गया, कुछ डीमार्केटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, और उसका मार्केट में अभी प्रेजेंट 1 साल के बाद जो दाम चल रहा है वो कम चल रहा है, इनिशियल से दाम जो कम चल रहा है, मार्केट में जो दाम चल रहा है वो कम चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपनी लॉस में है। सो ये कंपनी लॉस में बोलेंगे या एट अ परसेंट बोलेंगे। और जो फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू है, इस चीज को बोले हैं एट पार सिचुएशन। 3 कंडीशन समझ लो। एट पार का मतलब क्या होगा, जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों एक दूसरा का बराबर होगा। अबव प्रीमियम मतलब बोलेंगे कि जब फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे प्रीमियम में मिल रहा है, ठीक है, प्रीमियम में या अबव पार। और जब मार्केट में जो दाम मिल रहा है वो कम मिल रहा है, मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, उस केस में बोलेंगे एट अ डिस्काउंट या बिलो पार। सो इस केस में विच शेयर ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, प्रीमियम में किसमें है, देख लो इसमें दाम क्या है, ज्यादा है, इसमें तो लॉस में चल रहा है, सो कंपनी सी का ही प्रीमियम में चल रहा है, कंपनी सी, ठीक है। ए का क्या चल रहा है, ए का बिलो पार चल रहा है, बिलो पार बोलो या एट अ डिस्काउंट बोलो, ठीक है, ये डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी बी में क्या चल रहा है, ये है एट पार सिचुएशन। एट पार मतलब जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों एक दूसरे का बराबर होता है, उसको बोलते हैं एट पार सिचुएशन, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर इसका कंपनी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो देखो इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो चीज समझो। कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हम लोग का y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, जो कोई भी इक्वेशन है उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है।
सो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो c होता है ना, c रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अगर मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ में ये इक्वेशन है हम लोग का y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन हुआ। तो ये जो c है ना, c रिप्रेजेंट ये वाला करता है कि y में कितना कट रहा है, कितना y पॉइंट में कट रहा है। तो ओरिजिन से कब पास होगा, जब y में कटेगा ही नहीं, मतलब c का वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जब c का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ओरिजिन में है। ये जो c है, c मतलब है ही नहीं, c एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो भी लाइन होगा, लाइन कहां से पार करेगा, डायरेक्ट ओरिजिन से ऐसे पास करेगा या तो ऐसे पास करेगा। सो मतलब c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। सो यहां इस क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कब होगा, जब c 0 होगा। देखो यहाँ x होगा, y होगा, है, c का वैल्यू यहाँ है ही नहीं। यहाँ x है, y है और c भी है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली x है तो ये भी नहीं होगा, या सिंपली y है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x माइनस 3y। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, फॉर अ गिवन 25 वेरिएबल, 25 वेरिएबल दिया है, एक असर्शन मान के चल रहे हैं टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ गिवन डाटा। एक असर्शन मान के चल रहे हैं, मीडियन निकालना है हम लोग को। द वेरिएट नीड टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो असर्शन है, ये स्टेटमेंट ये दिया है कि कभी भी मीडियन को हम लोग को फाइंड करना है तो उसको तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसमें मीडियन नहीं निकाल सकते। देख लो, अगर मीन निकालना है सिंपली सबको ऐड करो बाय नंबर ऑफ टर्म। अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो। ठीक है, और मोड निकालना, तो मोड का मतलब होता है जो भी हाईएस्ट टर्म होगा उसको बोलेंगे मोड। सो अगर हम लोग मीडियन का बात करेंगे, टू फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करने के लिए वेरिएट नीड टू बी अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये होना चाहिए तब पॉसिबल होगा। रीजन क्या दिया, इस असर्शन का रीजन दिया है द मीडियन इज अ सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ अरेंज डेटा। ये भी सही है, मीडियन जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, सेंटर होता है एक अरेंज डेटा का। अगर डेटा ही अरेंज नहीं होगा सो तो असर्शन गलत हो जाएगा। सो ए इज ट्रू एंड रीजन फॉल्स। देखो असर्शन भी करेक्ट है और इसका जो रीजन है ये भी क्या है, करेक्ट है। सो बोला है कि ए वाला ऑप्शन है, ए इज ट्रू बस आर इज फॉल्स। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रीजन जो है वो भी करेक्ट है हम लोग का। ए इज फॉल्स, ए तो फॉल्स है ही नहीं क्योंकि उसको तो अरेंज करना पड़ेगा, और आर इज ट्रू तो ये भी नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है तभी आंसर होगा। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया हम लोग का सी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शोन बिलो इज अ हॉरिजॉन्टल वाटर टैंक। एक हॉरिजॉन्टल वाटर टैंक है कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर। एक हॉरिजॉन्टल वाटर टैंक है कंपोज्ड ऑफ 2 सिलेंडर, कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर एंड अ 2 हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है और दिया है हम लोग का हेमिस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको आगे चेक करते हैं। द टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर। टैंक को जो हम लोग भर रहे हैं पानी, टैंक में पानी हम लोग कितना भर रहे हैं, 7 मीटर तक पानी भर रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, यही वाला पार्ट होगा जो कॉन्टैक्ट में होगा वाटर का। इन शॉर्ट अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, सो डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा कि एक सर्कल है, वेट देख लो, एक सर्कल होगा, इस तरह का हेमिस्फीयर होगा, एक ये सिलेंडर होगा, और नीचे में भी क्या होगा हम लोग का हाफ एक पार्ट आएगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, सो यही पार्ट है, एरिया निकालना है, क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, टोटल दिया है 14, तो इसका रेडियस क्या आएगा यहां से यहां तक, मतलब इस चीज का जो रेडियस होगा रेडियस होगा 7। क्यों होगा देख लो, टोटल है मतलब यहां से यहां कितना दे दिया है, 14 दिया है, तो आधा क्या होगा 7। टोटल हाइट हम लोग का दिया है, देखो ये 7 होगा तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला पार्ट क्या होगा 7, क्योंकि रेडियस ही है। सो ये 7 होगा तो ये भी क्या होगा हम लोग का 7 होगा। सो ये हाइट 7 हुआ, ये 7 हुआ, 7 7 हुआ 14। मतलब कि देखो ये से ये जो पॉइंट आ रहा है, देखो येलो से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे, ये जो पॉइंट आ रहा है ये पार्ट का वैल्यू दे दिया है हम लोग का 7, क्योंकि ये अगर 7 है तो ये भी पार्ट क्या होगा 7, और यहां से यहां टोटल 14 था, तो इसका मतलब ये पार्ट हुआ हम लोग का, ये पार्ट हुआ हम लोग का 7। ठीक है, सो यहां से यहां 7 है, यहां से यहां 7 है, और टोटल दे दिया है 34। सो 34 में से 14 को माइनस करेंगे, इसका 7 और इसका 7 मिला के दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 20। मतलब ये जो पार्ट आ रहा है सिलेंडर का, ये वाला पार्ट कितना है, ये पार्ट आ जाएगा हम लोग का 20। ठीक है, सो सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर का देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर। देखो ये जो सिलेंडर है ना, ये पर्टिकुलर सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है टोटल सिलेंडर, ये टोटल सिलेंडर का जो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया आता है, ये जो पार्ट आता है ये आता है 2 पाई आर एच। क्योंकि ये पार्ट को हम आधा डिवाइड कर दे रहे हैं, आधा ही पार्ट है हम लोग का यहाँ पे,
ये जो सिलेंडर है ये तो आधा पार्ट है हम लोग का, सो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस ये जो टोटल आता है, ये अगर हेमिस्फीयर का हम लोग बात करेंगे ये वाला पार्ट, इसका जो कर्व एरिया आता है ना, टोटल एरिया आधा पार्ट का, देखो टोटल अगर स्फीयर होता तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये अगर आधा हो जाता तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये इसको फर्दर और आधा कर दिया है क्योंकि यही पार्ट आ रहा है ना, सो इसका आ जाएगा हम लोग का सिंपली पाई आर स्क्वायर। क्लियर है हो रहा है ना? देखो ये पूरा ये जो हाफ पार्ट अगर रहता तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सो इसको भी हम आधा कर दिए तो ये आ गया हम लोग का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट कितना है 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला रिड्यूस क्या हुआ, इन दोनों में हम लोग पाई को कॉमन निकाल दिए, ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, एक आर को भी कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे बचा हम लोग का h, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 2 और r निकलेगा, ठीक है। अब पुट कर दो, रेडियस क्या दिया था, रेडियस हम लोग निकाल के रखे ना, तो रेडियस का वैल्यू क्या था हम लोग का, रेडियस था 7, पाई था हम लोग का 22/7। यहाँ पे हाइट देखते हैं, हाइट कितना, हाइट सिलेंडर का जो निकाले थे हम लोग 20 प्लस 2 इंटू आर, रेडियस क्या था 7। इसको सॉल्व करो, देखो 7 से 7 काटा, 7 2 14 होगा, 14 प्लस 20 तो ये हो जाएगा हम लोग का 34 इंटू 22, तो इसको आंसर जो निकाल लो वो हो जाएगा 34 इंटू 22, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अलग से यहाँ पे कर रहे, 34 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 4 2 8, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 14 7 748। सो जो हम लोग का पार्ट है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, 748 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। 748 मीटर स्क्वायर एरिया, जो ये पार्ट का आएगा एरिया, ये जो पार्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इसको रिपीट करके एक बार देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला तुम लोग के अकॉर्डिंग, लेकिन आसान था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ 2 ईयर, एक आरडी दे दिया है, कितना साल का दिया है, 2 साल का दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट आरडी दिया है, अकाउंट फॉर 2 ईयर, टाइम दे दिया है 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब हो जाता है हम लोग का एन जो निकलेगा, एन निकलेगा 24 मंथ्स। हम सिंपली यहां लिखते चल रहे हैं क्योंकि नीचे स्पेस ज्यादा नहीं है। 2 साल का मतलब कितना महीना हुआ, 24 महीने के लिए हम जमा कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बाय अ पर्सन इज इतना, टोटल पैसा जमा किया है, मतलब कि टोटल प्रिंसिपल जो होगा वो होगा हम लोग का 9600। इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज 1/12, जो इंटरेस्ट वो कमा रहा है, वो कमा रहा है 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना था, 9600 डिपॉजिट किया था बेचारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 6, 2 से काटेंगे, 2 से होगा क्या, 4 जा 8 होगा, 1 जाएगा, 2 8 जा 16, 4800 होगा, 6 से काटेंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 800, ठीक है। सो इंटरेस्ट ये इंसान जो कमाया वो कमाया 800 रुपया, और टोटल प्रिंसिपल कितना था उसका 9600। यहां तक क्लियर है। देन फाइंड, अब क्वेश्चन में फाइंड करने बोला, इंटरेस्ट ही अर्न, पहले निकाल चुके, कितना कमाया वो, इंटरेस्ट 800 रुपया कमाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 पहला का, ठीक। अगला पढ़ते हैं, उसका महीना का डिपॉजिट कितना था, क्योंकि जमा कितना किया था वो 9600, सो टोटल प्रिंसिपल कितना था, देख लो, टोटल प्रिंसिपल था हम लोग का 9600, इतना जमा किया था। और जमा कितना दिन किया था, जमा किया था 24 मंथ्स, मतलब डिवाइड बाय 24 कर दो। इसको काटो, 2 से अगर कटेगा 2 12 हो जाएगा, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 1 गया 2 8, 4800 आ रहा है, 12 से काटेंगे 400 आया। सो वो इंसान महीना महीना कितना जमा किया था, इसका आंसर हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है। कैसे हो रहा समझ लो, टोटल वो जो जमा किया, जमा करके आया उसका पैसा 9600, और ये जमा कितना किया था 24 मंथ्स, सो 9600 बाय 24 करेंगे, कट कुट के आ जाएगा 400, सो उसका महीने का डिपॉजिट हुआ 400 रुपया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बोला रेट फाइंड करने, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, तुम लोग का फॉर्मूला लगेगा, कि जिसको याद नहीं है, जिसको याद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम बचेगा, ठीक है। सो हम लोग को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो इसका आंसर निकाल लेते हैं, पहले लिख देते हैं। इंटरेस्ट कमाया कितना था, वो इंटरेस्ट कमाया था 800 रुपया करीब, और महीना का डिपॉजिट कितना कर रहा था, वो कर रहा था 400 रुपया महीना का डिपॉजिट। अब रेट निकालते हैं। सो रेट कैसे निकलेगा, रेट निकालने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू एन प्लस 1 बाय आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू आर बाय 100 इंटू आ जाएगा हम लोग का 1
बाय 12। ये होता है हम लोग का इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मंथली डिपॉजिट वो कितना किया है, मंथली डिपॉजिट ये 400 रुपया करके किया। इंटरेस्ट कितना कमाया, इंटरेस्ट कमाया वो भाई साहब 800 रुपया। महीना कितना जमा किया, 24 महीना जमा किया। इंटू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 + 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 25, ठीक है। बाय आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा हम लोग का 100 इंटू आ जाएगा 12 इंटू आ जाएगा रेट इंटू 1। काटो जो जो कट रहा है, 12 1 जा, इसको हम येलो पेन या ब्लैक पेन ले रहे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो ये 2 से ये 2 को उड़ा दिए। और कुछ कट रहा है तो देख लो, ये 0 0 यहाँ पे 0 0 कट गया। सो यहाँ आया 25 इंटू 4, इसका मतलब 800 इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोग का 100 R। सो R का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा, 100 डिवाइड होगा। सो 800 डिवाइडेड बाय 100, 800 डिवाइडेड बाय 100 इसको सॉल्व करेंगे तो रेट जो निकला वो निकला 8%। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 8%। ये हम लोग का 4 मार्क्स का था, देखो 4 मार्क्स मिल गया, ठीक है। बैक टू बैक बोल रहे हैं, मे बी वॉइस क्लियर ना हो, कुछ भी ना हो, सो क्लियर हो जाना, सब कुछ समझा रहे हैं प्रॉपर्ली। लाइव चल रहा है कि एडिटेबल कंटेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला फाइंड साइन प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर यूजिंग अबव रिजल्ट। इसको प्रूफ करने वाला बाद में स्टेटमेंट देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये बोला है कि फाइंड करिए पहले आप। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन प्लस कोसेक दिया है, साइन थीटा देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, इसका मतलब ये टर्म कट जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन क्या है, इसको सॉल्यूशन आया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये आया हम लोग का पहले का आंसर, इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कॉस प्लस सेक। तो कॉस प्लस सेक में भी सेम चीज होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा हम लोग का 2। यहां तक हम लोग का सॉल्व हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। यूजिंग द अबव रिजल्ट, ये अबव रिजल्ट को यूज कीजिए आप, प्रूफ करके बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये जो आइडेंटिटीज आ रहा है मतलब कि ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट जो गिवन हम लोग सॉल्व किए थे, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग का निकला है साइन प्लस कोसेक प्लस 2, तो लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है। सो इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा 2। और ये वाला पार्ट मतलब इसका एक्सपेंशन ये निकला, इसको यहां पुट करेंगे, प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस आ गया हम लोग का 2। आगे में हम लोग ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं समझने के लिए। सो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, 2 + 2 हम लोग को पता है होता है 4। सो इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 4। और यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसको डायरेक्टली लिख दिए, मतलब कि ये पार्ट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिला के लिखे 1 और 2 + 2 मिला के लिख दिए यहाँ पे 4। 2 प्लस मतलब 1 प्लस आया 4 प्लस लिख दे रहे इसका अगला स्टेप कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। अब देखो 1 + 4 हो जाएगा हम लोग का 5 आया प्लस ये जो कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में हम लोग को बोला है कि सॉल्व करके आप बताइए tan स्क्वायर है और क्या आ रहा है कॉट स्क्वायर है। इसका मतलब सेक को कन्वर्ट, ये जो सेक है सेक को कन्वर्ट करना होगा tan में और कोसेक को कन्वर्ट करना होगा हम लोग को कॉट में। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का होता है हम लोग का, कोसेक का जो फॉर्मूला होगा ये होगा हम लोग का 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये जो कोसेक था, इस कोसेक को क्या लिख दिया हम लोग 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो सेक स्क्वायर था, ये जो सेक था यहां लिखे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि देखो यहां भी 1 आया, यहां पे भी 1 आया, सो 5 + 1 6 + 1 7, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 7 + कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यही चीज प्रूफ करना था, जो आंसर हम लोग का निकल चुका। तो फिर अगेन 4 मार्क्स हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है पहले वो समझ लो, बेसिक बता दे रहे हैं। प्रोपोर्शन क्या होगा, जब A/B इक्वल टू हो जाएगा C/D इक्वल टू हो जाएगा E/F, मतलब कि
जब भी ये चीज ना कंटिन्यू नहीं चल रहा, मतलब बी और सी एक अलग टर्म है, अलग दुनिया में चल रहा है, सो कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग कुछ भी बोलते नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग सिंपली प्रपोर्शन में है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब कंटिन्यूएशन हो रहा है, मतलब कि ए बाई बी इक्वल होगा बी बाई सी, मतलब ये बी को हम ढोके लेके चल रहे हैं, इक्वल हो जाएगा सी बाई डी, मतलब ये सी को फिर लेके चल रहे हैं, इक्वल हो जाएगा डी बाई ई, ये डी फिर रिपीट हो रहा है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि कभी भी एक पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये हुआ कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये पार्ट क्या आ जाएगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, और ये पार्ट आ जाएगा सिंपल प्रपोर्शन। कभी भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सिंपली मान लेते हैं के। हालांकि तुम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है ना, वो 3 टर्म में ही वैरी करता है। इस क्वेश्चन में भी वही किया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसको इरेज कर रहे हैं पूरा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में बोला है इफ ए बाई बी इक्वल हो जाएगा बी बाई सी, क्योंकि बोला है ना ए बी सी 3 टर्म कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, इसको हम लोग मान लेंगे सिंपल के। अब क्योंकि b देखेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा, b बाई सी इक्वल के से है, सो b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा सी के। इस चीज को समझ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। b का वैल्यू क्या आएगा, सी के। क्या किए हम बता रहे, b बाई सी के का बराबर है, सो b का वैल्यू क्या आएगा, सी के। और यहाँ पे a बाई बी अगर हम देखेंगे तो a बाई बी भी k के बराबर है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा b के। सो b का जो वैल्यू हम निकाले, b का वैल्यू क्या है, सी के। सो सी के को यहाँ पे पुट करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सी के इंटू के, दैट इज सी के स्क्वायर। तो इसको फर्दर लिख लो, देखो a का वैल्यू क्या आया, सी के का स्क्वायर, b का वैल्यू जो आया वो आया हम लोग का सी के, और c का वैल्यू को हम लोग c लेंगे प्रूफ करने के लिए। प्रूफ में हम लोग का ये वाला पार्ट है हम लोग का LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट है हम लोग का RHS। हमेशा LHS RHS को बराबर करो, और जैसे तैसे मत बराबर करो, प्रॉपर बराबर करो तो आंसर आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे। ये पार्ट हम लोग LHS को लेके सॉल्व करते हैं। सो इतना अगर रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। मन में याद रखो किसको क्या लेते हैं। सो क्या क्या लिए है, फिर से रिपीट कर लो। a का वैल्यू क्या लिए है, a का वैल्यू हम लोग लिए है सी के का स्क्वायर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। b का वैल्यू है हम लोग का सी के, और c का वैल्यू ले लिया है c। यहां तक क्लियर है, पहले निकाल चुके थे। LHS को लिखते हैं। LHS को बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से सॉल्व करना। ये पार्ट है हम लोग का 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस आया हम लोग का 7b का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हम लोग का 3b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस आ जाएगा 7c स्क्वायर। देखो क्या होता है ना, मैक्सिमम जन का जो मिस्टेक होता है, ये क्वेश्चन लिखने में ना कभी कभी क्या होता है, प्लस का जगह माइनस लिख दिए, माइनस की जगह प्लस लिख दिए। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब इतने बड़े नंबर को लिख रहे हैं तो इसको ध्यान से लिखना, बोर्ड एग्जाम में ये चीज को याद रखना, ठीक है। सो LHS को लिख दिए हम लोग। LHS में पुट करते हैं। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू सी के स्क्वायर, तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a स्क्वायर बोला था तो a का वैल्यू ये है, सबको सी के टर्म में पुट करेंगे। 5 यहां हो जाएगा हम लोग का सी के का स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट b दिया है, b का वैल्यू क्या है सी के, सो यहां लिख देंगे सी के प्लस आएगा 7b स्क्वायर, b का वैल्यू सी के है तो यहां आ जाएगा 7ck का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अगला स्टेप क्या, नीचे वाला पुट करेंगे 3b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब ck का होल स्क्वायर प्लस 5bc मतलब 5ck इंटू क्या आ जाएगा c, क्योंकि c का वैल्यू c है, प्लस 7c स्क्वायर। अब देखो इसका स्टेप जगह तो कम ही है, यहीं पे लिखते हैं इसको, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं इसके ऊपर। सो ये वाला सॉल्व अगर हम लोग करेंगे 3 का वैल्यू लिखेंगे, 3 का वैल्यू 3 होगा। देखो c स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का c स्क्वायर k का पावर 4। ये स्टेप को ध्यान से समझ के लिखना। देखो होल ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट में क्या है, c k स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब ये जो स्क्वायर है c के साथ है, तो c स्क्वायर और k का वैल्यू पहले से 2 है तो 2 जो हो जाएगा हम लोग का 4 प्लस 5, यहां पे c है यहां पे c है, c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर, k स्क्वायर इंटू k क्यूब हो जाएगा, प्लस 7c स्क्वायर k स्क्वायर, 7c स्क्वायर k स्क्वायर। ये वाला पार्ट हुआ ऊपर वाला। नीचे वाला पार्ट देखते हैं, तो नीचे वाला पार्ट में हो जाएगा 3c स्क्वायर k स्क्वायर, c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c इंटू सी आ जाएगा हम लोग का 5c स्क्वायर, और यहां k हो जाएगा प्लस 7c स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, इसको हम लोग येलो पेन से देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे k का वैल्यू 4 है, k का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू 2 है,
सो के स्क्वायर को तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं पहले में से। सो जब के स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का बचेगा क्या, रेड में ही लिख रहे हैं, यहां बच जाएगा हम लोग का 3। देखो ये 3 था, के स्क्वायर कॉमन निकला, जब के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा हम लोग का, देखो सी भी निकल रहा है क्या, यहां पे भी सी स्क्वायर है, यहां पे भी सी स्क्वायर, यहां भी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को भी कॉमन निकाल दिए। सो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा हम लोग का 3 के का स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि देखो क्या हुआ है, के 4 था, 2 निकाल दिए तो यहाँ पे के 2 बचेगा, सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर बाहर निकाले, सो 3 के स्क्वायर प्लस यहाँ हो जो होगा हम लोग का, ये पार्ट क्या है हम लोग का, सी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 5, के का क्यूब था, 2 निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा 5k प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर निकाल चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा 7 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो जगह का कमी था इसलिए थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है, लेकिन समझ जाना क्या क्या बोल रहे हैं। नीचे वाला पार्ट में अगर देखेंगे, देखो यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, सो नीचे में भी हम सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, सो बचेगा क्या, बचा हम लोग का 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 7। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम आया, कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दिए। सो हम लोग का LHS पार्ट जो है, LHS पार्ट में जो निकला LHS, ये निकला हम लोग का सिंपली के का स्क्वायर। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करने का जगह नहीं है इसलिए हम RHS को यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको इरेज करके। सो RHS को सॉल्व करते हैं, RHS लिख लेते हैं। RHS में हम लोग का बोला है a बाई सी, क्योंकि a पहले हम क्या माने थे, a माने थे हम लोग सी के का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, सी से सी कटा आ गया के स्क्वायर, तो LHS का वैल्यू जो आया वो आया हम लोग का क्या निकला, LHS का वैल्यू आया के का स्क्वायर, और जो RHS का वैल्यू आया, RHS का वैल्यू भी क्या आया हम लोग का के स्क्वायर, देखो के स्क्वायर सेम हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS, ये हम लोग का प्रूव हो गया, तो हम लोग को फिर मिल गया है 4 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक फिगर जो गिवन है, इस फिगर में O दे दिया है सेंटर ऑफ अ सर्कल, मेंशन कर दिया है। सो जो मेंशन कर देता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इन द गिवन फिगर O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, चलो ये सेंटर है। सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, CD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, CD कहाँ है, CD ये जो कॉर्ड है इससे परपेंडिकुलर है। OAC इज 32, देखो OAC मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट दे दिया है 32। फाइंड ईच ऑफ अननोन एंगल, अब अननोन एंगल तो बहुत सारा दिया है, कैसे निकालेंगे, अब यहां समझो स्टेप वाइज। ये रेडियस हुआ और ये वाला पार्ट रेडियस हुआ, अब रेडियस है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम। सो ये 32 होगा तो ये भी पार्ट हो जाएगा 32, ठीक है। सो ये जो ट्राइंगल आ रहा है, ये पर्टिकुलर रेड वाला जो पार्ट आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी क्या लगेगा, 32 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 180। सो जो x का वैल्यू आएगा ये आएगा 180 में से 64 को माइनस कीजिए, तो 180 में से 64 को माइनस करके देखिए, 10 में से 4 जाएगा, ये आएगा 6, ये दिया 7, 7 में से 6 1, ये आ जाएगा x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 116। सो हम लोग का पहले का x निकल गया, यहां लिख देते हैं x का वैल्यू क्या निकला 116। चलिए अब x निकल गया, अब एक चीज समझो, ये दो पॉइंट आ रहा है, येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि समझ में आए। देखो ये पॉइंट समझो, ये जो पॉइंट आ रहा है, इस 2 पॉइंट से यहाँ पे सेंटर में एंगल बन रहा है, सेंटर में एंगल, और इसी 2 पॉइंट से देखो हम लोग का आर्क में एंगल बन रहा है। सो अगर ये x होता है तो y जो होगा, y क्या होगा हम लोग का 2x। ये प्रॉपर्टी होता है सर्कल का कि जो भी सेंटर, ये जो सेंटर में एंगल होता है हमेशा डबल होता है, ठीक है, सेंटर वाला डबल होगा। इसका मतलब जो x का वैल्यू आएगा, जो भी हम लोग का x का वैल्यू आएगा, ये जो पार्ट होगा ये इसका डबल होगा। सो x विल बी 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा y। यहां तक क्लियर है। सो x हम लोग निकाल के क्या रखे, x निकाले 116। सो यहां पुट करेंगे x किसके बराबर होगा, 2y का होगा ना। यहां पे रीजन लिख देना कि एंगल एट सेंटर, एंगल जो सेंटर में है इस डबल एंगल एट आर्क, डबल एंगल एट आर्क, आर्क में जो भी एंगल होगा उसका क्या होता है, डबल होता है। ये रीजन लिख देना, 1 मार्क्स मिलता है। x का वैल्यू है 116, 116 इक्वल टू हो जाएगा 2y, ठीक है। सो y का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 116 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट दो, 2 5 जा 10 होता है, 1 गया 2 8 जा 16, तो y का वैल्यू निकल गया हम लोग का 58। सो y निकल गया हम लोग का 58, ठीक है। अब आते हैं z को निकालने में, y चलो निकल गया।
अब z कैसे निकलेगा, z तो मेरे को भी नहीं आता निकालने, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ 90 दे दिया है, ये हुआ 90, y भी निकाल लिए हम लोग, y भी निकल गया कितना 58। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये देखो ये ट्राइंगल मिल गया हम लोग को एक, ठीक है। सो एक ट्राइंगल मिल गया, तो यहाँ भी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 58। देख लो ध्यान से, ये 90 है, ये 58 है, ये z प्लस z इक्वल हो जाएगा 180 का। रीजन फिर बता दे रहे हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है 180। अब z को थोड़ा सॉल्व करो, z कैसे निकलेगा, इन दोनों को पहले ऐड करो, इन दोनों को ऐड करते हैं, साइड में कर देते हैं, 90 हुआ और 58 हुआ, इन दोनों को ऐड करो, 8 9 5 हो जाता है 14, तो 148 हो जा रहा है। सो इन दोनों को जो हम लोग ऐड किए 148 हुआ, ये 148 180 का उधर गया, तो ये z का वैल्यू होगा 180 माइनस 148, माइनस करके देख लो, 180 में 148 को माइनस करो, माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, ये गया 7, 7 में से 4 जाएगा 3, ये खत्म हुआ, तो आंसर आया 32। सो इसका आंसर हो गया 32। सो मेरा फिर आंसर निकल गया z इक्वल टू 32, और मेरे को फिर 4 मार्क्स मिल गया, ठीक है। सो अभी तक पूरा 4 मार्क्स करते हुए पूरा फुल मार्क्स आ गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इसी तरह पेपर में सॉल्व करना। देखो ये 5 मार्क्स का दे दिया है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ग्राफ पढ़ना पड़ेगा और इसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, नेम द कर्व प्लॉट। कर्व प्लॉट क्या है भाई, पता नहीं, कुछ है, देख लेते हैं आगे। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द कर्व प्लॉट। जो कर्व प्लॉट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कर्व प्लॉट को तो भैया ओजाइव बोलते हैं ना, ओजाइव ही दिख रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है। सो कर्व प्लॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओजाइव बोलेंगे। तो पहला का आंसर लिख रहे नहीं है, समझ लेना, नेम द कर्व प्लॉट, कर्व प्लॉट हो जाएगा ओजाइव। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर होता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो सीधा सीधी जा रहा है 40 जा रहा है ना, देखो इसको लिख रहे नहीं है ये वाला, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। अच्छा कर सकते हैं, चलो लिख के दिखा रहे हैं। यहां पे देखो इसको कैसे कर सके, स्टडी करना है ग्राफ। सो ये जो ग्राफ है हम लोग का, ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करके डिजाइन जो पीला ग्राफ जा रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं ओजाइव। तो पहला का आंसर होगा OGIVE, ओजाइव लिख देते हैं। नेक्स्ट बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये देखो ऐसे जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो ये कहाँ जा रहा है, इसका लास्ट पॉइंट दिया है ना, x का दिया है 100 और y का दिया है 40। देखो ये वाला जो पहला पार्ट है, ये पार्ट है x और दूसरा होता है y, x को y होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। सो यहाँ दिया है 100 और दूसरा दिया है 40। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, ये होगा 40। कुछ बच्चा यहाँ पे क्या मिस्टेक करता है ना, कि यहाँ 45 दिया है तो हम 45 लिख देंगे। भाई एक्स्ट्रा भी लिखते हैं हम लोग, ग्राफ जब बनाते हैं ना तो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग डालते हैं, इसका मतलब नहीं कि 45 होगा, ये यहीं तक जा रहा है हम लोग का ग्राफ, ठीक। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ हम लोग का 40। अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, चलो यहां तक क्लियर है। द मीडियन मार्क्स, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले n का वैल्यू पता होना चाहिए। n मतलब होता है टोटल नंबर जो है 40। सो n अगर इवन होता था, दो चीज चेक करते थे, एक होता था इवन, एक होता था ऑड। जब इवन होता तो फॉर्मूला लगता था ओजाइव में डायरेक्ट n/2, और जब ऑड होता तो फॉर्मूला लगता है n+1/2। देख लेना एग्जाम में कैसा क्या आ रहा है। फिलहाल यहां तो मेरा इवन दे दिया है, इवन होता है n/2 मतलब कि 40 डिवाइडेड बाय 2 जो आ जाएगा हम लोग का 20। सो जो 20 है ना, ये 20 या देखो यहाँ 20 दिया है, 20 से हम सीधा लाइन बनाएंगे और ये लाइन जहां नीचे कटेगा वो हो जाएगा हम लोग का पार्ट। तो देखो ये जो कट रहा है ना, ये कट रहा है 50, बीच वाला पार्ट आ जाएगा 55, और एक एक का डिवीजन देखो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो ये जो मेरा आंसर कट रहा है, ये कट रहा है 56 में, तो मीडियन मार्क्स आ जाएगा हम लोग का 56। एक बार टैली कर लेना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। इस पार्ट को इरेज करके फिर से देख लेते हैं। हाँ ये करेक्ट है, ये कट रहा है हम लोग का 56 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मीडियन का 56। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो 50, स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80, 50 और 80 के बीच में। देखो भाई 50 हम लोग का ये है और 80 हम लोग का ये है। सो 50 से एक तो लाइन बनाओ, मतलब ये वाला पार्ट जो कितना दिया हम लोग का, देखो ये पहला x होता है ना, सो x 50 हुआ, और ये वाला पार्ट हम लोग का 80 वाला लाइन बना रहे, ये जो ई पॉइंट है। कितना बच्चा आ रहा है, कितना बच्चा आ रहा है मतलब कि यहां से यहां तक कितना आ रहा है, यही तुमसे सवाल पूछा।
सो इसका y वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया है, y वाला कोऑर्डिनेट दे दिया है 12, और इसका y वाला कोऑर्डिनेट जो e में कट रहा है, इसका y वाला कोऑर्डिनेट दे दिया है 37। इन दोनों को माइनस कर लो। कैसे हो रहा फिर से बता दे रहे, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और y पॉइंट ही इंक्रीज करा ना, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। कितना बोला है 50, बच्चा जो 50 लाया, तो 50 क्या लाया, यही बच्चा लाया हम लोग का। सो क्योंकि ये ऐसे वैरी कर रहा है, ये वाला तो गिवन है हम लोग का डेटा, मतलब 50 से 80 गिवन है, तो हम लोग इसी को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे 12 दिया है, और जो 80 आ रहा है, 80 का सीधा सीधी हम लोग देखेंगे तो 80 का सीधा सीधी नंबर क्या है 37। सो इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 - 2 दैट इज 5, 3 - 1 दैट इज 25। तो 25 बच्चा हम लोग का कितना से कितना मार्क्स ला रहा है, 30 से लेके तुम्हारा 80 तक, ठीक है। सो ये इसका हम लोग का आंसर हो गया। वाह, सेक्शन ए में फुल मार्क्स आ गया, ठीक है। अभी तक जितना भी सॉल्व किया हम लोग सेक्शन ए में फुल मार्क्स है। सेक्शन बी में इसको फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं।